गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि इंडिपेंडेंट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स एब्सोल्यूट टर्म, फ्री ऑफ एक्स, मीन्स एक्स की पावर जीरो, तीनों केस में इंडिपेंडेंट हो, एब्सोल्यूट टर्म हो, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी में क्या, एक्स की पावर जीरो। जैसे जनरल टर्म कैलकुलेट किए और पावर को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। जीरो के इक्वेट करने से अननोन आर की वैल्यू आ जाता है। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आया, नेचुरल नंबर आया, दैट मीन्स क्या होगा, वैसा टर्म प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वैसा टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक पैटर्न का आप क्वेश्चन देखिए और लास्ट पैटर्न आपको बताते हैं आज इस एक्सरसाइज का कंप्लीटन। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपको फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट कंसेप्ट है, अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से लैंग्वेज सुनेंगे और फिर लैंग्वेज से क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्स प्लस वन बाई एक्स द होल पावर 9 और इसका फोर्थ टर्म क्या है 5/2 है। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है 5/2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ए। यहाँ दो अननोन है, ऐसे एक्स भी है, बट आपको एक्स प्लस 1/x की पावर n, इसका फोर्थ टर्म 5/2 है। मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। 5/2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म है। मीन्स ये तो क्लियर हो गया, वहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे रिलेशन को यूज करके जो a है कोफिशिएंट और पावर n, इस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अब सारे कंसेप्ट ये होते, फोर्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, t3+1 nc3 x टू द पावर n-3 और 1/x टू द पावर क्या होगा, 3 होगा। और ये कितना है 5/2, तो सोल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज nc3 a की पावर n-3 x की पावर n-3 इंटू 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्या आ गया 5/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोल्व करेंगे, nc3 a की पावर n-3 x की पावर n-6 5/2 मीन्स यहाँ क्या है, x की पावर जीरो हो गया, तो n-6 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई n इक्वल टू 6। मीन्स एक सॉल्यूशन आ गया आपका n इक्वल टू 6। अब इसे पुट करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 6c3, लिख देंगे पुट n इक्वल टू 6, तो 6c3 a की पावर 6-3 इक्वल टू क्या आ गया 5/2। मीन्स 6c3 की वैल्यू क्या होगा 6 फैक्टोरियल बाई 6-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल a क्यूब इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल आ गया, क्या आ गया 20 a क्यूब इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब 20 a क्यूब इक्वल टू 5/2 आ गया, दैट मीन्स a क्यूब की वैल्यू क्या आ गया 5/2 इंटू 20, कैंसिल करेंगे क्या आएगा a क्यूब की वैल्यू 1/8। ठीक है, दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गया 1/2। हमें a निकालना था, n की वैल्यू कितना है और a, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गया 2। सो रिक्वायर्ड a इक्वल टू 1/2 एंड n इक्वल टू 6। ठीक है, जो प्रोसेस है सिंपल बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि 5/2 था, मीन्स इसमें कोई टर्म x का प्रेजेंट नहीं है, फ्री ऑफ x है, और फ्री ऑफ x है मीन्स x का पावर क्या है जीरो है। तो जैसे ही हम जीरो से इक्वेट किए n आ गया, n की वैल्यू पुट किए और कांस्टेंट से इक्वेट किए तो क्या आ गया हमारा a की वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलिए
वेरी गुड। अब अगला थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान दें। जैसे आप एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी दी होल पावर n, तो कितना आएगा n प्लस वन टर्म। जो भी पावर है, पावर से एक टर्म क्या है, ज्यादा आता है, n प्लस वन टर्म आएगा। और जैसे ही n प्लस वन टर्म आया, दैट मीन्स उसमें कौन सा टर्म सबसे बड़ा टर्म होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म व्हिच इज द ग्रेटेस्ट टर्म, कौन सबसे ज्यादा, कैसे पता करेंगे। अब एक तो सारे वैल्यू हम क्या करें, सारे एक्सपेंड करें, ठीक है, सारे एक्सपेंड करेंगे और फिर पता करेंगे कौन ज्यादा है। और एक आपको सिंपल क्या है कि सिंपल आपको क्या करना है कि एक टर्म कैलकुलेट करें, कंपेयर करके बता दें कि वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन है, तो सारे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा टर्म हो जाता है, तो फिर हमें एक फिक्स प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंड करना है, जिससे हमें पता चल जाए कौन सा टर्म ज्यादा है। तो ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 10 प्लस 3x, 10 प्लस 3x दी होल पावर 12 व्हेन x इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। 10 प्लस 3x दी होल पावर 12 व्हेन x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें कौन सा टर्म, अब 13 टर्म लिख करके सारे कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, हो सकता है यहाँ 13 है, हो जाए 50, हो जाए 20, हो जाए 100, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, तो उसके लिए तरीका है, पहले आप दो टर्म कैलकुलेट करें, एक टी आर प्लस वन और एक टी आर। तो पहले टी आर प्लस वन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12 सी आर 10 टू दी पावर 12 माइनस आर 3x टू दी पावर आर, ये हो गया टी आर प्लस वन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो 12 सी आर 10 टू दी पावर 12 माइनस आर 3 टू दी पावर आर x टू दी पावर आर, ये हो गया आपका टी आर प्लस वन, ठीक है। अब निकालेंगे टी आर, मीन्स टी आर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 12 सी आर माइनस वन 10 टू दी पावर 12 माइनस करेंगे तो 13 माइनस आर हो जाएगा, और 3x टू दी पावर आर माइनस वन, ठीक है। तो सोल्व करें, 12 सी आर माइनस वन 10 टू दी पावर 13 माइनस आर 3 टू दी पावर आर माइनस वन x टू दी पावर आर माइनस वन, ठीक है। अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है, सपोज करते हैं कि अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है, तो अगर a बाई बी है, अगर a ग्रेटेस्ट है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मीन्स a ग्रेटर है, दैट मीन्स नोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। तो अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो क्या आएगा, टी आर प्लस वन बाई टी आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, तभी ये ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टी आर प्लस वन क्या आया, 12 सी आर 10 टू दी पावर 12 माइनस आर 3 टू दी पावर x टू दी पावर r बाई 12 सी आर माइनस वन 10 टू दी पावर 13 माइनस r 3 टू दी पावर r माइनस वन और x टू दी पावर r माइनस वन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 12 सी आर बाई 12 सी आर माइनस वन, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स इसमें 12 माइनस आ रहे हैं और ये 13 माइनस आ रहे हैं, मीन्स इससे एक ये ज्यादा है, तो नीचे आ गया क्या 1/10, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ 3 आर माइनस वन है, मीन्स यहाँ एक कम है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो इससे आपका कैलकुलेशन आ गया, मीन्स फिर से ध्यान दें क्या आया, 12 सी आर बाई 12 सी आर माइनस वन इंटू में, अब हमें चेक कहाँ करना है, जब x इक्वल टू क्या हो 4 हो, तो 4 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 12/10, और दिस इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है।
अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर हुआ? तो इसको मिटा देते हैं, यहां तक आप समझे। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल वैल्यू होगा क्या, ठीक है? तो इसे हम मिटा देते हैं, अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब 12CR मीन्स फैक्टोरियल 12 बाय 12 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 12/10, ठीक है? क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस आर में 13 माइनस आर फैक्टोरियल, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? इनटू में ये 12/10 टोटल मल्टीप्लाई में, ठीक है? 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये नोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को लिखेंगे 13 माइनस आर इंटू, एक कम करें तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया 13 माइनस आर के बदले, और ये है आर माइनस 1 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई ये आएगा तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल को लिखेंगे आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 12/10, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? अब 12 माइनस आर फैक्टोरियल से 12 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आर माइनस फैक्टोरियल से आर माइनस ए फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 13 माइनस आर बाई आर इंटू में ये भी क्या आ गया 6/5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? क्लियर हुआ? अब इसे कैलकुलेट कर ले तो क्या आएगा 13 60 78 माइनस 6R ग्रेटर देन इक्वल टू 5R। 78 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 11R, नहीं, दैट मीन्स इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1/11 से R की वैल्यू, मीन्स इससे R की वैल्यू छोटा, नहीं इस वैल्यू से R की वैल्यू, ध्यान से समझेंगे कैसे आ रहा है कैलकुलेशन, ठीक है? ये तो सिंपल डिवाइड करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तरीके से डिवाइड हो गया, और यहाँ ग्रेटर टर्म निकालना मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों हुआ ये बताएं कि अगर वो नोमिनेटर ज्यादा है मीन्स इसका रेशियो ग्रेटर होगा 1 से, मीन्स, ठीक है? तो उससे क्या आ गया, अब इससे क्या होना चाहिए R की वैल्यू छोटा, जस्ट छोटा, तो हम 7 है, 7 1/11 है, दैट मीन्स दैट इंप्लाई लिस्ट वैल्यू क्या हो गया R का 7, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता। तो R की वैल्यू 7 है, तो R की वैल्यू 7, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा TR+1, दैट मीन्स T7+1, दैट मीन्स T8, सो 8th टर्म इज ग्रेटेस्ट, ठीक है? 8th टर्म क्या हो गया ग्रेटेस्ट होगा। कई बार क्या होता है ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म भी अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब 8th टर्म है तो 12C7 10 टू द पावर 12 माइनस 7 5, और 3 इंटू 4, क्योंकि 4 पे निकालना है, पावर क्या आ गया 7, और ये यहाँ पर क्या हो गया ग्रेटेस्ट टर्म। तो कई बार ग्रेटेस्ट टर्म भी पूछ देता है, या कई बार पूछता है कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा, तो 8th टर्म ग्रेटेस्ट होगा, और उस टर्म की वैल्यू क्या है ये आ गया, ठीक है? समझ में आया? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लेक्स है, तो पेशेंस रख के कैलकुलेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इफ द 21st and 22nd and 22nd term of the expansion 1 plus x to the power 44 are equal, ठीक है? are equal, then find the value of x, ठीक है?
21st एंड 22nd टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 44 इज इक्वल, देन क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू निकालना है, क्यों x की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 21st टर्म निकालेंगे t21, दैट मीन्स t20 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 44c20, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, x की पावर 20, ठीक है। और 22nd टर्म निकालेंगे तो 21 प्लस 1 दैट मीन्स 44c21, नहीं x की पावर 21। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है। कोफिशिएंट क्या है, द एक्सप्रेशन दिस है इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ द 21st एंड ये दोनों टर्म इक्वल है तो x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करते, इक्वल करेंगे तो x की पावर 21 44c21 इक्वल टू 44c20 x की पावर 20, ये दोनों टर्म इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या होगा, तो x डिवाइड करेंगे तो ये x आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 44c20 बाई 44c21, यही आ गया x की वैल्यू, ठीक है। बट इतना ही फॉर्म छोड़ना नहीं है, इसको आपको सोल्व करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, पूरे प्रोसेस से। तो 44 फैक्टोरियल बाई 20 माइनस करेंगे तो 24 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे लिखेंगे 44 फैक्टोरियल बाई 21 माइनस करेंगे 23 फैक्टोरियल इंटू में 21 फैक्टोरियल, 44 से कैंसिल हो गया, 23 फैक्टोरियल, अब ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, यही लिख देते हैं, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को 23 को लिखेंगे 23 फैक्टोरियल ही रहने दें, और 21 को लिखेंगे 21 इंटू 20 फैक्टोरियल बाई 24 फैक्टोरियल को लिखेंगे 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, और 20 फैक्टोरियल को एज इट इज रहे, मींस एक को चेंज कर दे, क्यों, क्योंकि सेम जैसा बन के ये 20 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 23 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 21 बाई 24, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 21 बाई, तो 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ गया 7/8, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 7/8। समझ में आया कैसे इक्वल किए, 21st 22nd दोनों टर्म कैलकुलेट कर दिए, दोनों को इक्वल कर दिए, डिवाइड करेंगे एक्स आ गया, और जो सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, मैथमेटिक्स का ये मेन प्रोसेस है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना मेरा कंसेप्ट अच्छा होगा, और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। सिर्फ देखने से कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो सकता, खुद से सोल्व करें, एक बार समझे और खुद से सोल्व करें। अगला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, in the expansion of 1 plus x to the power 43, the coefficient of 2r plus 1th term, ठीक है, 2r plus 1th term और r plus 2th term, ठीक है, इस दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, लगता कॉम्प्लेक्स है बट है आसान, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, अब इसका दोनों टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है, तो कोफिशिएंट इक्वल है मींस पहले तो दोनों टर्म निकाल लें, तो t 2r प्लस 1 क्या आएगा 43c 2r, 1 का पावर सभी 1 ही होंगे, और x की पावर क्या आ गया 2r, और t r प्लस 2 क्या आएगा 43 c r प्लस 1 x टू द पावर r प्लस 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 43c 2r इक्वल टू 43c r प्लस 1, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर सोल्व करके कैलकुलेट करें तो काफी टाइम लगेगा, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं, ध्यान देंगे, उसमें फॉर्मूला है NCR इक्वल टू NCP, NCR इक्वल टू NCP,
दैट इंप्लाइज या तो r इक्वल टू पी होगा, या तो ये दोनों इक्वल होगा, या r प्लस पी की वैल्यू n के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट आंसर आता है। तो आपको यहाँ चूंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं तो डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट समझेंगे, ठीक है। तो 2r और r प्लस 1 ये दोनों इक्वल, एक केस इक्वल है तो इक्वल होंगे तो क्या आएगा, ध्यान दें, 2r इक्वल टू r प्लस 1 दैट इंप्लाई r इक्वल टू 1, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 करेंगे, देखो यहाँ 2r प्लस 1 प्लस 1 2 मीन्स ये दोनों इक्वल होगा, तो ये केस क्या हो गया 1, r की वैल्यू क्या हो गया 1। सेकेंड केस, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, और केस सेकेंड व्हेन 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 43, दोनों का सम 43 के इक्वल होगा। दो केस है, या तो ये दोनों इक्वल या दोनों का सम n के इक्वल, ठीक है। जैसे इक्वल किए तो 3r इक्वल टू क्या आ गया 42, r की वैल्यू क्या हो गया 42 बाई 3, तो आंसर क्या आ गया, दैट इंप्लाइज r इक्वल टू 14, ठीक है। तो दो r की वैल्यू आ गया, एक r1 और एक r14, तो यही बताना था किसकी वैल्यू, टर्म r इक्वल फाइंड r की वैल्यू निकालना था, तो r की दो वैल्यू हो गए, r की 1 और r की वैल्यू 14। समझ में आया, क्लियर हुआ, मींस ये मेन कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत आसानी से नहीं तो इस दोनों को एक्सपेंड करके कैलकुलेट करेंगे, काफी टाइम लगेगा, फैक्टराइज करना होगा, फिर ये सोल्व होगा। इसलिए फॉर्मूला क्या करता है, क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m द कोफिशिएंट ऑफ, यहां भी सेम तरीके से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m कोफिशिएंट ऑफ 2m प्लस 1th टर्म, 2m प्लस 1th टर्म एंड 4m प्लस 5th टर्म, 4m प्लस 5th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर 10r इक्वल। यहां भी सेम थोड़ा सा डाटा बदला हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, t 2m प्लस 1 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा 10c 2m और x की पावर 2m, और 4m प्लस 5 कैलकुलेट करेंगे तो 10c 4m प्लस 4 x की पावर 4m प्लस 4। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि इससे एक टर्म कम लिखते हैं, 2m प्लस 1 था इसलिए ऐसा लिखे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, दैट मीन 10c 2m इक्वल टू 10c 4m प्लस 4। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। अब जैसे ही आप ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अभी बताए थे कि या तो ये दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 4m प्लस 4 इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू क्या आएगा 2m इक्वल टू माइनस 4, m की वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। क्या कोई भी टर्म निगेटिव हो सकता है, कोई भी टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, तो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल केस 1, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, m की वैल्यू -2 -4 ऐसा कोई टर्म, काउंटिंग शुरू करते हैं टर्म का 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दोनों का सम 2m प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू होना चाहिए 10, तो 6m इक्वल टू 6, m की वैल्यू क्या आ गया 1, और m की वैल्यू 1 पॉसिबल हो सकता है, तो 1 जैसे ही हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू ही कैलकुलेट करना था टर्म ने, तो m की वैल्यू आ गया और आपका काम क्या हो गया, बन गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, इस तरीके से मतलब आसान है थोड़ा सा, ये एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर 2n, ठीक है, p प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू p प्लस 3 टर्म, p प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू p प्लस 3 थर्ड टर्म, ठीक है। इस दोनों टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है, तो प्रूफ करना है p इक्वल टू n माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन वैलिड होगा।
तो पहले p प्लस वन टर्म निकालेंगे, t p प्लस वन टर्म क्या होगा 1 है, तो 2ncp x की पावर p, और t p प्लस थ्री टर्म क्या होगा 2nc p प्लस टू x की पावर p प्लस टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो 2ncp इक्वल टू 2ncp प्लस टू, दैट मीन्स 2n इक्वल टू p प्लस टू, दैट मीन्स 2n इक्वल टू 2p प्लस टू, तो n इक्वल टू क्या हो गया p प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इक्वल टू क्या निकालना है, दैट मीन्स p इक्वल टू क्या हो गया n माइनस वन, और यही क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ में आया? थैंक यू।